हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैट जून 2022 के पेपर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड। फिट के अकॉर्डिंग कौशल अर्जन का चरण कौन सा है? तो इसमें कॉग्निटिव, ऑटोनॉमस, एसोसिएटिव, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अकॉर्डिंग टू फिट्स, फिट्स ने क्या किया था? फिट्स के साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉजनर। इन्होंने दी थी स्टेजेस ऑफ स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग की जगह हम मोटर लर्निंग भी यूज कर सकते हैं। तो जो मोटर लर्निंग की स्टेजेस थी वो कौन कौन सी थी? तो उसमें पहली स्टेज थी, ये आगे पीछे दी हुई है स्टेजेस। इसमें पहली स्टेज आती है कॉग्निटिव स्टेज, दूसरी स्टेज आती है एसोसिएटिव स्टेज, और तीसरी स्टेज आती है हमारी ऑटोनॉमस स्टेज। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्टेजेस ऑफ स्किल या फिर मोटर लर्निंग किसने दी थी, तो वो दी थी फिट्स एंड पॉजनर ने। और उनको अरेंज करने को दिया होगा तो फर्स्ट स्टेज आएगी हमारी कॉग्निटिव, सेकंड आएगी एसोसिएटिव, और थर्ड आएगी ऑटोनॉमस। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या होती हैं। तो पहली आती है कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज क्या होती है? ये हमारी बिगिनर स्टेज होती है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, किसी टास्क या फिर किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, किसी टास्क की हम प्लानिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जब हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी मिस्टेक्स के चांस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हमें एक्सटर्नल फीडबैक की भी जरूरत होती है कि कोई हमें फीडबैक दे, हमारी हेल्प करे। सेकंड आता है एसोसिएटिव स्टेज। इसमें जो फर्स्ट स्टेप में हमने टास्क की प्लानिंग कर ली, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम उस टास्क जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उन कंपोनेंट्स की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो मिस्टेक होगी उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस। तो इसमें मिस्टेक्स क्या होंगी, लेस होंगी। और इसमें क्या होता है, फिर हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल फीडबैक मिलती है। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, इसमें इस स्टेज में हम क्या हो जाते हैं, किसी भी चीज में या किसी भी काम को करने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमारी जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीखनी है ड्राइविंग। तो पहले स्टेज क्या होगा, उसमें हम जो है वो पहली स्टेज आएगी कॉग्निटिव स्टेज। हम जो है वो प्लानिंग करेंगे कि हमने गाड़ी कैसे सीखनी है, हम किसकी हेल्प ले सकते हैं गाड़ी सीखने के लिए। तो ये क्या है, हमारी प्लानिंग है। और इसमें क्या होगा, हमारे मिस्टेक के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। हम बार बार मिस्टेक करेंगे, हमें किसी की फीडबैक की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम बार बार उस कार के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी मिस्टेक्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। धीरे धीरे वो मिस्टेक्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। हमें पता चलेगा कि कैसे हमने क्लच दबाना है, ब्रेक लगानी है, कैसे हमने गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ना है, या फिर गाड़ी को कैसे हैंडल करना है। और थर्ड ऑटोनॉमस, इसमें क्या हो जाता है, हम गाड़ी को चलाना जो है वो पूरी तरह से सीख चुके हैं, और इसमें हमारी मिस्टेक्स जो है वो अब कम हो रही हैं। तो ये था हमारे पास स्टेजेस ऑफ स्किल लर्निंग। तो इसके तीन फेजेस थे, तीन इसके पार्ट्स थे, कॉग्निटिव, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड ऑटोनॉमस। और ये किसने दिया था, ये फिट्स एंड पॉजनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैस्लो मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि मॉडल ऑफ हायरार्की नीड्स ये किसने दिया था, ये मैस्लो ने दिया था। इनका पूरा नाम है इब्राहिम मैस्लो। तो ये क्वेश्चन एक बन गया जो पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या था। इसमें मैस्लो ने क्या दिया था, इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। इसकी कितनी स्टेजेस दी थी, 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज थी जो बॉटम में आती है, वो थी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स को
बायोलॉजिकल नीड भी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिजियोलॉजिकल नीड को बायोलॉजिकल नीड भी बोला जाता है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है फूड, वाटर, स्लीप एटसेट्रा। ये वो चीजें हैं जिनके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, सभी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सेकंड स्टेप में आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। जब हमारी फर्स्ट नीड पूरी हो जाती है तो हम जाते हैं सेकंड स्टेज की ओर, वो है सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में हमारा क्या आ जाता है, सेफ्टी नीड में हमारा आ जाता है हमारा घर, जॉब, मनी, पैसा, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टेज से हम डायरेक्ट तीसरी स्टेज में पहुंच गए या फोर्थ स्टेज में चले गए। यहाँ पे जब हमारी फर्स्ट नीड फुलफिल हो जाती है तब हम जाते हैं अपनी सेकंड स्टेज की ओर। जब सेकंड स्टेज हमारी फुलफिल हो जाएगी, हमारे पास पैसा होगा, घर होगा, नौकरी होगी, तो हमारी थर्ड जो आएगी नीड, वो आएगी हमारी लव। जब हमारी ये दो बेसिक नीड पूरी हो रही है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें कोई ऐसा इंसान लाइफ में चाहिए जो हमारी केयर करे। उसके बाद आता है, जब ये भी पूरी हो जाएगी, थर्ड नीड भी हमारी पूरी हो जाएगी, तो फोर्थ नीड आती है हमारी एस्टीम। एस्टीम, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, पहचान, कि सोसाइटी में हमारी पहचान हो, लोग हमें जाने, हमारा नाम हो सोसाइटी के बीच में, तो ये आती है एस्टीम। जब ये फोर्थ स्टेज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट स्टेज हमारी जो आती है वो आती है ये वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारी फिफ्थ स्टेज है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, जहाँ पे लोगों को खुद को जानने की इच्छा जब पैदा होती है तो मीन्स वो कौन सी स्टेज में है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, हर बार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन जो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि विच नीड इज एट दी बॉटम, तो सबसे बॉटम में कौन सी नीड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट जो बॉटम पे है वो कौन सी है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। कई बार फिजियोलॉजिकल की जगह यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड भी लिखा होता है, और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फिजियोलॉजिकल नीड कौन सी है, आइडेंटिफाई करो कि फिजियोलॉजिकल नीड कौन सी है, तो वो है हमारा फूड, वाटर या फिर स्लीप। कई बार इनको जो है वो अरेंज करने को आ जाता है कि फर्स्ट नीड कौन सी है, सेकेंड नीड कौन सी है, थर्ड नीड, इनका ऑर्डर अरेंज करने को आ जाता है। या फिर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हायरार्की की जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी है, तो वो कौन सी होगी हमारी एस्टीम। या फिर सेकंड स्टेज पूछ लेंगे, वो कौन सी होगी हमारी सेफ्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैन्स बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय हिज। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैन का बिहेवियर हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो मैन का बिहेवियर हम उसके गोल से डिटरमिन कर सकते हैं। उसका व्यवहार कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसके लक्ष्य से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। तो थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग किसने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये दी थी एल्बर्ट बेंडूरा ने। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पे एल्बर्ट बेंडूरा ने क्या बोला था, इन्होंने जो है वो एम्फेसाइज किया था कि हम जो सीखते हैं वो किसी इंसान को हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं और बाय इमिटेटिंग सीखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग एंड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हम कैसे सीखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग। किसी को हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं या फिर उसकी नकल करके सीखते हैं। आपने कॉमनली हम बहुत सुनते हैं, जैसे एक बच्चा है वो अपने टीचर की नकल कर रहा है, जैसे उसका टीचर का बिहेवियर होता है क्लास में, उसका टीचर जैसे ड्रेसेस पहन के आती है क्लास में, तो एक जो गर्ल चाइल्ड है वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करती है, उसको नकल करने की कोशिश करती है।
तो वो कैसे सीख रही है, वो उसको ऑब्जर्व कर रही है और वो फिर उसको नकल कर रही है, वैसे सीख रही है। तो इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको पता है कि डे बाय डे पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पेपर का जो लेवल है, एग्जामिनर उसको टफ कर रहा है। तो आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, थ्योरी के बीच में से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। तो हमारा आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा ने। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया कि कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। इसमें कुछ बच्चों को जो है वो मूवी दिखाई उन्होंने। कुछ मूवी, फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को जो है वो मूवी दिखाई जिसमें लव वाला कंसेप्ट था। सेकंड जो ग्रुप था उसमें बच्चों को जो मूवी दिखाई गई, सेकंड ग्रुप वाले बच्चों को, उसमें जो है वो मोरालिटी के बेस पर थी वो मूवी, ठीक है, जिसमें सोशलाइजेशन, सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है। और थर्ड जो हमारा ग्रुप था उसको दिखाई गई एग्रेसिव मूवी, मतलब जिसमें लड़ाई मार धाड़ हो जिस मूवी में। तो जब बाद में इन बच्चों को ऑब्जर्व किया गया तो जो फर्स्ट ग्रुप था उन बच्चों का बिहेवियर कैसा था, जो उन्होंने मूवी देखी थी उसको ऑब्जर्व किया था और उनका बिहेवियर भी वैसा ही था। और वो बच्चे जिन्होंने एग्रेसिव लड़ाई झगड़े वाली मूवी देखी थी उनका बिहेवियर वैसा ही था। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या स्टेटमेंट दी कि हम जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, वो बाय ऑब्जर्विंग, दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके, उनको इमिटेट करके सीखते हैं। ये था हमारा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल। तो हम सभी को पता है, हम जनरली जो जानते हैं हमारी कितनी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं हमारी। कौन कौन सी? विजन, हियरिंग, टच, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे लिख देती हूँ हमारी टेस्ट एंड स्मेल। हम जानते हैं कि कितनी सेंसेस हैं हमारी, 5 सेंसेस है, जिसमें एक है विजन, देखना, हियरिंग, सुनना, टच, फील करना, टेस्ट एंड स्मेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जो टोटल सेंसेस हैं वो कितनी हैं? वो 8 सेंसेस हैं। तो नेक्स्ट हमारी 6th सेंस जो आती है वो आती है वेस्टिबुलर। 7th आती है प्रोप्रियोसेप्शन। 8th आती है इंट्रोसेप्शन। तो वेस्टिबुलर में क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वेस्टिबुलर क्या होती है? ये हेल्प करती है, हेल्प्स टू मेक बॉडी बैलेंस। मतलब इसकी हेल्प से ही हम जो है वो रन करना, वॉक करना या फिर सिट, स्टैंड, ये वाली एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। अगर ये सेंस हमारे अंदर ना हो तो ना तो हम चल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। 7th आती है प्रोप्रियोसेप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करती है। कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो हम इसकी हेल्प से मूव करते हैं। तो ये हमारे क्या करती है, मसल्स को कंट्रोल करती है। 8th आता है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम अपनी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ फील करते हैं वो किसकी हेल्प से हम फील करते हैं? इंट्रोसेप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल
हमें भूख लगी है, तो हमें कैसे पता चलता है हमें भूख लगी है? ये हमारी बॉडी से अंदर से इंटरनली हमें फील होता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, या फिर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है। तो वो कौन सी सेंस की हेल्प से होता है? इंट्रोसेप्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, तो ये आपने जान लिया कि हमारी 5 सेंसेस की जगह कितनी सेंसेस होती हैं? टोटल 8 सेंसेस होती हैं। नेक्स्ट है, कोहलर एंड कॉफका बिलीव लर्निंग टू बी फंक्शन ऑफ। कोहलर एंड कॉफका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। कोहलर और कॉफका बोलते हैं कि हम कैसे सीखते हैं? हम बाय इनसाइट सीखते हैं, मतलब हम देखकर, अंतर्दृष्टि की सहायता से, सूझबूझ की सहायता से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी का नाम है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये इसका नाम है। तो हमें एक पहला क्वेश्चन बन जाता है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? तो हमारा आंसर होगा कोहलर ने दी है। ठीक है, तो कोहलर जो थे वो हमारे क्या थे? ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इसको जो है वो गेस्टॉल्ट बाद भी बोला जाता है। गेस्टॉल्ट जो है ये भी क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एज होल। गेस्टॉल्ट क्या है? ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एज होल। एज होल मतलब समग्र। ये मैं सब आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि गेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एज होल। एज इट इज ही क्वेश्चन आया हुआ है। गेस्टॉल्ट का मतलब एज होल, मतलब हम किसी चीज को जो है वो पार्ट्स में नहीं देखेंगे, उसको हम एज ए होल देखेंगे। किसी भी सिचुएशन को हम एज अ होल देखेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि गेस्टॉल्ट बाद से कौन प्रभावित थे या किनको गेस्टॉल्टिस्ट बोला जाता है? तो वो थे हमारे, एक तो कोहलर हो गया, कॉफका हो गया, और इनके साथ एक मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्दीमर। वर्दीमर, इनको गेस्टॉल्ट बाद का जनक भी बोला जाता है। किसको? वर्दीमर को। वर्दीमर को गेस्टॉल्ट बाद का जनक भी बोला जाता है। और अगर हमें पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ हो कि गेस्टॉल्टिस्ट कौन है, तो आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, और लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे दिया होगा कि कोहलर या फिर थॉर्नडाइक, और तीसरा ऑप्शन होगा थर्स्टन, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? कोहलर। तो ये नेम जो है वो तीनों के तीनों आपने याद कर लेने हैं कि गेस्टॉल्टिस्ट कौन थे? तो वो थे कोहलर, कॉफका और वर्दीमर। इन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था सुल्तान। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि उस चिंपैंजी का क्या नाम था? उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो बाकी हम डिटेल में इस थ्योरी को नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।